नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण की। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आखिरकार अग्नि परीक्षा पास कर ली। सोमवार को उन्होंने बहुमत परीक्षण पास कर लिया। वहीं सरकार के विपक्ष में 99 विधायक थे। यह नंबर उद्धव गुट के लिए झटके जैसा है, क्योंकि इससे ज्यादा वोट कल उनको स्पीकर चुनाव में मिले थे। मतलब कुछ ही घंटों में उनको मिल रहा समर्थन और कम हो गया। फ्लोर टेस्ट में पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बड़ा फैसला लिया। इसमें एनसीपी नेता अजित पवार को विधानसभा विपक्ष का नेता बनाया गया, लेकिन ये रणनीति कोई खास काम नहीं आई। महाराष्ट्र विधानसभा में आज पहले ध्वनिमत से बहुमत साबित करने की बात हुई, लेकिन इस पर विपक्ष राजी नहीं हुआ। फिर वोटिंग का फैसला लिया गया। इसके बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट के विधायकों को विधानसभा में ही अलग अलग बैठाया गया। इसके बाद हेड काउंट हुआ, मतलब हर विधायक ने खड़े होकर एक एक करके बताया कि कौन किसकी तरफ है। वहीं शिंदे कैंप के लिए विधानसभा में बहुमत परीक्षण कुछ नई चीजें लेकर भी आया। शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया। वो कल तक उद्धव खेमे में थे। स्पीकर के चुनाव में भी उन्होंने शिंदे खेमे के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला था। इसी के साथ पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के श्याम सुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में वोट किया। जानकारी के मुताबिक 2 विधायक राहुल पाटिल और कैलाश पाटिल ऐसे थे जो अब तक शिंदे के साथ थे। वे गुवाहाटी के होटल में शिंदे कैंप का हिस्सा भी थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने फिर से पाला बदल लिया। अब उन्होंने शिंदे सरकार के खिलाफ यानी उद्धव के समर्थन में वोट डाला। विपक्ष के वोट इसलिए भी कम हुए क्योंकि कुछ वोट डाल ही नहीं पाए। वहीं कुछ ने जानबूझकर इससे दूरी बनाई। विपक्ष के 5 विधायक वोट नहीं डाल पाए। इसमें कांग्रेस के अशोक चौहान, विजय वडेट्टीवार और एनसीपी के अन्ना बसोडे, संग्राम जगताप शामिल हैं। ये चारों देरी से पहुंचे, फिर इनको सदन के अंदर नहीं आने दिया गया। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने एकनाथ शिंदे ग्रुप द्वारा नामित व्हिप के लिए स्पीकर की मंजूरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद बेंच ने इस मामले को भी 11 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। महाराष्ट्र की उथल पुथल को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई हुई नहीं है। इसमें एक याचिका में एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों ने तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्यता की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। दूसरी याचिका सुनील प्रभु ने फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर की है। तो अब शिंदे ने चूंकि अग्नि परीक्षा 1 पास कर ली है, लेकिन अभी कानूनी लड़ाई बाकी है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक लड़ाई जीत गए। अब कानूनी दांवपेच की लड़ाई कौन जीतेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि तू डाल डाल मैं पात पात की ये जो राजनीतिक लड़ाई है वो अपने चरम पर है। एकनाथ शिंदे ने बहुमत हासिल कर लिया है। अलग अलग तरह से बयानबाजियां भी शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने जिस तरह के आरोप लगाए कि कुछ और भी दिया गया, अब वो कुछ और भी क्या दिया गया ये भी समझना होगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे को ये झटका लगा है तगड़ा। अब जब कानूनी लड़ाई शुरू होगी तो कितना मजबूत उद्धव ठाकरे सरकार नजर आएगी ये देखना होगा। लेकिन बात वहीं की वहीं अटक जाती है। अगर फिर से इस तरह की कोई बात सामने आती है या विधायक अयोग्य घोषित किए जाते हैं या राज्यपाल ने जिस तरह से फैसला दिया उसको लेकर अगर सवाल खड़े होते हैं तो फिर स्थिति फिर से पलटती नजर आएगी। और वहीं पर शरद पवार के बयान को भी हमें समझना होगा कि शरद पवार कह रहे हैं कि ज़्यादा दिनों तक ये सरकार चल नहीं पाएगी, यानी 6 महीनों तक का उन्होंने वक्त ज़रूर दिया है। लेकिन असल में होगा क्या और कैसे होगा, जब पाला बदलने के लिए हर पल नए नए लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं। बांगड़े जो एक तरफ उद्धव ठाकरे के पक्ष में खड़े थे, अब वो विपक्ष में फिर से खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से झुकते नज़र आ रहे हैं। ये जो खेल है इसको कैसे रोका जा सकेगा ये समझना होगा। हालांकि शरद पवार की बातों को किस तरह से लिया जाए, ये सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश है या फिर कुछ और है, इसको समझना होगा। शिंदे गुट में ज़रूर जोश का माहौल है और आते ही आते आपको बता दें कि वैट को लेकर फैसला भी सुनाना शुरू कर दिया है। यानी पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर अगली कैबिनेट में फैसला करने की बात कही है शिंदे की सरकार ने।
आते ही जनता को ये बताने की एक कोशिश कि हम आए हैं तो महाराष्ट्र के लिए बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, जो फैसले पुरानी सरकार ने नहीं लिए वो हम लेंगे। तीन खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। हाजी हालिम शेख शिवसेना से, हाजी मुकलेश शेख एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हैं, और विजय खेरा प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम एनसीपी से जरा दो चार हो लें। हाजी मुकलेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, ये कहा जा रहा था कि आखिर कौन कितना मजबूत नजर आएगा, लेकिन 164 बनाम 99 ये आंकड़ा बताने के लिए काफ़ी है कि कौन किसके साथ खड़ा है। आप जिनके साथ खड़े हैं वो मजबूत है, या शिंदे जिसके साथ खड़े हैं वो मजबूत है? जी नमस्कार, जय हिंद सर। जी। और मैं ये आपने सवाल पूछा तो ये सवाल बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। देखिए, जनता हमारे साथ है, एनसीपी पार्टी और शिवसेना के और कांग्रेस के साथ है जनता। क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने सरकार के अंदर दाखिल हुआ, सारे नाटक देश और दुनिया ने देखा है, और उसके लिए सारे जनता जमीनी स्तर पर नाराज है। माननीय शरद पवार साहब को कहा कि 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चली, वो उन्होंने जनता के मुंह को देखता हुआ, जो जनता की जो हालात है, जनता की ओपिनियन है, उनको देखते ये कहा है। शरद पवार जी एक बहुत दिव्य है महाराष्ट्र के अंदर। अगर 6 महीने की सरकार ये चलेगी, और सबने कहा तो ठीक कहा है, और उसके अलावा ये सरकार नहीं करने वाली है, क्योंकि जितने भी बाहर से ले जाके अपना घोंसला मजबूत राजनीतिक लड़ाई तो आप कहीं ना कहीं हारते आ रहे हैं, अब कानूनी लड़ाई पे दांवपेच फंसेगा। जी, राजनीति देखिए उठाव चढ़ा, आज हर सुबह के बाद रात के बाद सुबह होती है, और राजनीति में तो ये सब चीज चलते रहता है साहब, आगे पीछे। कभी हमारे साथ जो विधायक बैठते थे जो उनके साथ है, कुछ लोग जो है ईडी के डर से वहां बैठे, कुछ लोग जो है उनके दोस्ती के, और सारे जो उद्धव साहब ठाकरे के साथ बचपन से जो इतने साल दिन निकाले, बेईमानी करके जाके बैठे। तो ये राजनीति तब तक होते रहता है, और उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, कल हमारी सरकार बनेगी, फिर हम ऐसी उम्मीद करते हैं चुनाव चिन्ह लेके जब जाएंगे हर जगह इलेक्शन लड़ने के लिए। आपके जो सहयोगी दल हैं, अगर आप अपनी सरकार की बात करते हैं तो वो तो फ्रेम में कहीं थी ही नहीं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जनता लेकर आई थी, उनका अपना गठबंधन था। आप तो उनके बीच में आ गए, उन्होंने फिर से अपने आप को दुरुस्त कर लिया। नहीं, जहां पर शिवसेना के जो कैंडिडेट लड़े थे महाराष्ट्र के हर तालुका में, वहां पर हमारे लोग जो है बिल्कुल सेकंड लिस्ट में हारा है। एनसीपी के लोगों ने, हमारे विधायक जितने भी हार हुई है, सेकंड नंबर से हारे, थोड़े वोटों से हारा गया। अगर शिवसेना पहले से हमारे साथ आती और हमारे साथ इसी तरह गठबंधन से चलता, तो काश हमारे और एमएलए करीबन चुन के आ जाते। तो ये शिवसेना और बीजेपी की जो उनकी जो पहले से एक कहने का मतलब ये कि वो छोटा भाई और बड़ा भाई का रिश्ता था, जब जमा नहीं तो वो बीजेपी ने जब माना नहीं है कि हम इनको सीएम नहीं बनाएंगे और सीएम हम बनेंगे, तब ये जाके उनकी फुट हुई है। तब जाके हमारी सरकार और हमारी जो आदरणीय शरद पवार, अजीत दादा पवार साहब ने उनको साथ में लेके सरकार बनाया। गरीबों का नुकसान हो रहा था, विकास रुक रहा था, और सारे जनता जो आस करी थी, उस आस पे बीजेपी ने पानी फेर दिया था। हाँ, लेकिन हार तो हार ही होती है, चाहे एक वोट से हार जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई तो हार तो हार है ना। खैर, विजय खेरा जी आपके पास आते हैं, इनका कहना है कि आते हैं आप मुकलेश जी आते हैं, आप विजय खेरा जी से भी सवाल ले लें, क्योंकि अक्सर बीच में छूट जाते हैं तो हमारी उनकी बातचीत नहीं हो पाती, उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। एक तो शरद पवार ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिन नहीं चल रहे हैं, आप भले ही थोड़े समय के लिए खुश हो लीजिए, लेकिन जिस तरह की सियासी लड़ाई आपने जीती है उसके लिए आपको हम बधाई देंगे, लेकिन अभी कानूनी लड़ाई भी जीत लेंगे, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। लगता है आपको कि आप जीत लेंगे? देखिए, कानूनी लड़ाई का जहां तक सवाल है, शुरू में ही आपने अदालत का ओपिनियन देखा होगा, खुद ही के केस में खुद ही जज बन जाना। याद कीजिएगा, ये बोला गया था, जो डिप्टी स्पीकर ने हरकत की, वो समझ में आ गई थी कोर्ट, खुद ही आप जज बन रहे हो, खुद ही आप, ये एक्सप्रेशन था जी। वही काफी है बताने के लिए कि मन में क्या था। अब क्या है कि अब जो भी स्पीकर है
अदालत से ये समझते कि अदालत भी संज्ञान लेती है, अगर हम गलत करते हैं तो वो सही करेंगे। तो आपके सामने अगर 2-4 चले जाए, 8 चले जाए, समझ में आती बात। तुम्हारा चला गया, तुम 12-15 बैठे हो 55 में, और फिर भी आपको कहने में इतने हिम्मत है आपकी, और आपको ये सोचते नहीं हो आप क्या बोल रहे हैं। पार्टी के लोग, इनकी सेना दो डॉक्टर वाली पार्टी के, फिर हम है 12-15 आपके पास, आपके 40-42 जाते हैं, फिर भी आप डटे हुए और कह रहे हैं आप सच है। अरे चुना हुआ विधायक तो बात की है, पार्टी चलती, विधायक तो 10 है, आपके चुने हुए सारे चले गए, इसको जनता की बात आप कह रहे हैं। जनता लेकिन आप ये कैसे कह पाएंगे कि आप शिवसेना के साथ हैं? अभी तो ये तय होना बाकी है कि पार्टी किसकी है। आप ये बताइए, खुलेआम स्पीकर के चुनाव में फ्लोर पर आपके पास कुल 12-13 आदमी बचे हैं, तो अगर चाहेंगे तो पूरी की पूरी पार्टी मिल जाएगी, इनको थोड़ी मिलेगी। अब किसी तरह किसी सूरत में देख लीजिए। और अभी आप ये कह रहे थे जनता ने इनको, जनता इनके साथ है। अगर जनता आपके साथ होती तो आप 55 जीतते, हम 104 जीतते। जनता कहाँ थी आपके साथ? आप तो भाजपा की बदौलत जीत गए, नैया पार लग गई। लेकिन जिस शिवसेना जिस बात के लिए जानी जाती थी, जिस हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, उस पर आपने आजीवन परमानेंट दाग लगा लिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब उस परिवार को नहीं मिल पाएगा आप कभी बहुमत, याद कीजिएगा, क्योंकि आपका कोर वोट अब आपसे चला गया। नवाब मलिक को खुश करने के लिए, कांग्रेस के खुश करने के लिए आपने पाल घर में अत्याचार किया, आपने लूपर को अरेस्ट करने के लिए 3-3 बार आदमी भेजा उन लोगों के दबाव में। आपने देखिए सिंह साहब, इस तरह की बातें अगर करेंगे तो ये जो किसानों की देखिए इस तरह उनके सांसद के बेटे, जो गृह मंत्री के बेटे, मिश्रा जी के बेटे। मुखलेश जी एक मिनट बोलने दीजिए, मुखलेश जी एक मिनट, आपके पास आएंगे, आप अपना पक्ष रखिएगा। आपने अमरावती का केस दबा के रखा, जून से लेकर आज 12-13 दिन 14 दिन हो गए, बल्कि 14 दिन के बाद उसमें अरेस्ट मोटरसाइकिल हो रही है, फटाफट एक्शन हो रहा है, तो मुख्यमंत्री बदलते ही समझ में आ गया। नहीं तो क्या था, आप उनके दबाव नहीं, लेकिन कैलाश गोरंट्याल कह रहे हैं, कैलाश गोरंट्याल का बयान है, जो कि कांग्रेस के विधायक, वो कह रहे हैं कि पहले तो साम दाम दंडभेद चलता था, अब तो चल रही ईडी सीबीआई डैश डैश। अरे बेईमानी करोगे तो बचोगे क्या? ठीक है, नहीं बीजेपी में जाने के बाद साफ सुथरा हो जाता है। मुखलेश जी एक मिनट, मुखलेश जी आएंगे आपके पास, अभी विजय खेरा जी की बारी, उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है ज्यादती हो रही, आप कोर्ट जाइएगा। अगर आपने काम किया है, अभी आप एक तो जेल साहब भी कह रहे थे आप पार्टी में, अब 3 जैन जेल चले गए, सब पता आ गया, सारी खुल गई, सारा रिकॉर्ड आ गया। आपके इनके खुद के मंत्री नवाब मलिक का पकड़ गया, दाऊद के साथ संबंध, बच्चों को जाने से पहले ही उनका केस खत्म कर दिया गया। मुखलेश जी बीच में नहीं, नवाब मलिक के, मुखलेश जी बीच में मत बोलिए, कुछ कहा है, ठीक है, ये तो पकड़ में आ गया। हाँ जी, आलिम शेख भी जुड़े हैं, विजय खेरा जी हमारे साथ। आपने इतने आरोप लगा दिए शिवसेना के ऊपर। मुखलेश जी एक मिनट, मुखलेश जी आपको जब मौका दिया जाएगा आप बोलिएगा। अभी चूंकि बीच में बोलेंगे तो डिबेट का कोई मतलब नहीं और समझ भी नहीं पाएंगे आपकी बात को, आपको मौका देंगे। आज आलिम शेख भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलिम साहब, तमाम तरह के आरोप, आप अपना जनाधार खो चुके हैं, यहाँ तक जो आपकी पार्टी लाइन थी आप उसको भी खो चुके हैं। जनता इस बात को समझ चुकी है, इसलिए आपकी जो दशा है इस समय बहुत दयनीय हो गई है। राजनीतिक लड़ाई हार चुके हैं, कानूनी लड़ाई भी आप हारने के लिए तैयार रहिए, ऐसा बीजेपी कहना। एक संगठन है, संगठन जो लोगों पे खड़ी है, ये कोई नेता में नहीं खड़ी है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नेता कितना भी छोड़ के चले जाए पर संगठन वैसे ही रहता है। आज इसके पहले नारायण राम ने भी छोड़ के गए, राज ठाकरे भी छोड़ के गए, आज वो अकेले रह गए। पर संगठन के जो नीचे कैडर होते हैं, जो शिवसैनिक होते हैं, वो आज भी सेना के साथ है, वो ठाकरे फैमिली के साथ है, क्योंकि उनको पता है शिवसेना मतलब वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद परिस्थितियां बदल गई। जिन लोगों ने आपको स्पीकर के चुनाव के वक्त वोट दिया वो पलट गए। नहीं, युति तो आपको तो आगे क्या स्थिति होगी आपकी? नहीं, आगे ये सबसे पहले आप ये बताइए, 2 साल से स्पीकर पद खाली था, उसको नहीं राज्यपाल ने अप्रूवल दिया। ऐसे बीजेपी की गवर्नमेंट काम होती है, तुरंत दूसरे दिन आपको अप्रूवल मिल जाता है। इसका मतलब है पूरा तो चलता है, आप भी जानते, हम भी जानते, आप कागज से बताना जानते, पब्लिक ये सब जानती है पर बोलती नहीं है। पर इनको ये डर था, महाराष्ट्र में कभी महाविकास आघाड़ी चल जाती थी तो 25 साल बीजेपी अपना वजूद नहीं बजा सकती थी महाराष्ट्र के अंदर, ये इनका ये उसूल था। तो इसके लिए तोड़ मरोड़ की राजनीति किया गया और सबसे बड़ी राजनीति किया, मराठी कार्ड खेला गया, मराठी को मराठी से लड़ाया गया। कभी इतना तो देवेंद्र को क्यों नहीं सीएम बनाया गया? इनको पता था, क्योंकि लोगों का गुस्सा, लोगों जो हिसाब से माहौल थे, आपके साथ जो लोग हैं वो इतना कमजोर हैं, यानी एकजुट नहीं है ना कहीं।
विजय खेड़ा जी वही कह रहे हैं, आप लड़े क्यों? हम लड़ा रहे हैं तो आप लड़ जाएंगे। नहीं लड़े मतलब तुम पहले सबसे पहले आप ईडी का डर दिखाते हो, सीबीआई का डर दिखाते हो, उसके बाद नहीं जो एमएलए डरता है तो उसको पैसे का ताकत दिखाते हो। ऐसे पूरा एमएलए बिक ही गया, आप भी जानते हम भी जानते। क्योंकि आज कभी एमएलए का वजूद हटा दिया जाए और इनको पूरे इलेक्शन में लिया जाए तो इनको जनता वोट नहीं देगी, क्योंकि जो वोट मिलता है वो संगठन पे मिलता है, शिवसेना पे, बाला साहब ठाकरे पे मिलता है। तो डर किस बात का अगर आपने गलत नहीं किया? विजय खेड़ा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी विजय खेड़ा। आपने क्या किया कंगना राउत के साथ, क्या किया आपने भारत टेलीविजन वाले के साथ, क्या किया? क्या नाम साहब अवस्थी, क्या ना, कौन से भारत टीवी के मालिक? जी जी समझ गया। हाँ उनके साथ आपने क्या किया? नवनीत राणा बोलिए ना, नवनीत राणा। नहीं हनन गोस्वामी। हाँ जी, आई एम सॉरी, अनंत गोस्वामी। रिपब्लिक भारत की आप बात करें, चलिए। जेल भेज दिया उनको, उन्होंने क्या क्राइम किया था आप बता दीजिए मुझे। क्यों क्राइम आपके सामने था, कोई की जेल नहीं भेजेगा। नहीं तो विजय खेड़ा जी, एक मिनट, विजय खेड़ा जी, कंगना रनौत ने जिस तरह की भाषा का एक सीएम के लिए प्रयोग किया, उसको आप समर्थन करते हैं? मैं भाषा की बात नहीं, मैं घर गिराने की दीजिए जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए। मैं जिसका कंगना रावत का मैं समर्थक नहीं हूँ जी ना, मैं नहीं तो इसका मतलब आपका कहना तो समर्थन है। कंगना रावत क्या किया? क्या कहा आपसे? उसने कहा वो तो शराब खराब तो लगी गया, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने उसका घर गिराया, कोर्ट ने स्टे किया। ये सोचिए आप, छोटी छोटी बातों के लिए बदला ले रहे हैं। इलीगल काम करेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इलीगल काम मतलब कानून गरीबों के लिए है और फिल्म स्टार के लिए नहीं है। ठाकरे फैमिली ने एक सवाल किया गया क्योंकि कानून हर किसी के लिए, ठाकरे सरकार का ये था। हम आपको बताएं क्या खोया आपने, क्या है? एक सेकंड, आप हमसे मतलब नहीं, फिर भी आपकी पार्टी एक बात बता दूं मैं, आप हिंदुत्व मराठा पे जिंदा थे, मराठा ले गए सब आपके उठा के, पवार साहब हिंदू आपने खो दिया, कांग्रेस ने आपको बर्बाद कर दिया, शिवसेना। चलिए, शिवसेना ने हिंदुत्व खोया, शिवसेना ने हिंदुत्व खोया, पार्टी लाइन से अलग चले गए, जो विचारधारा थे उससे अलग चले गए। शिंदे कहते हैं कि हम बाला साहब के असली शिवसैनिक हैं, इसलिए ये पार्टी हमारी है। अब पार्टी पर दावा ठोक रहे हैं, पार्टी किसकी होगी? साथ ही जो कानूनी लड़ाई सदस्यों की अयोग्यता को लेकर, स्पीकर को लेकर, ये लड़ाई कौन जीतेगा? अगर इसमें पासा पलट गया तो परिणाम पलट जाएंगे। अब जो दल है वो आप पे आरोप लगा रहा है कि किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सरकार बना रहे हैं। इतनी जल्दी क्या थी सरकार बनाने की? अब आप देखिए, शिवसेना किसकी है ये अभी तय नहीं हो पाया, आपने सरकार बना ली। अभी तो दावा तय नहीं हुआ ना कि किसकी है शिवसेना। दूसरी चीज़, सदस्यों की अयोग्यता पर फैसला नहीं आया, आपने सरकार बना ली। इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा सा वेट कर लेते। और तीसरी चीज़, अब स्पीकर को लेकर चुनौती पेश की जा रही है। तीन बातें कह रही है शिवसेना। देखिए, चुनौतियों का जहाँ तक सवाल है रविंद्र भाई, अभी 3 है, कल 13 होंगी, ये तो रोज का काम है राजनीति में, विरोधियों का काम यही है, तो वो तो करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं, हम तो 2 साल से बोले जब क्यों नहीं जिसने आलिम जी आएंगे, आपके पास आएंगे, प्रश्न क्या है, मैं जवाब दे दूं, आपके पास भी आएंगे। अब आपने ये कहा हमारे पास भारी बहुमत था, थोड़ा बहुत बहुमत नहीं था, हमने सरकार बनाई। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि अगर आयोग, मान लो काल्पनिक तौर पे, हम कल्पना के लिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आयोग करार दिया 16 लोगों को, तो 287 में से 171 का हाउस बचा। 171 में हमको चाहिए 116, मतलब सॉरी 171 में चाहिए 136 हमें, हम बस 148 तब भी है 16 माइनस करके, यानी क्या हुआ, तभी भी इस तरह के बहुमत थे, और ऊपर से इनके 10 और आज आए भी नहीं है, वो छोड़ दीजिए। 16 आयोग भी होते हैं तो 136 हमें चाहिए है 271 के हाउस में, हमारे 148 है। अरे 2-4 का बहुमत नहीं है, 12 का बहुमत। 16 डिस्क्वालीफाई कराइए, उसके बाद 20 एमएलए आप लोग बहुमत नहीं कर सकते, इसके लिए पद नहीं लिया, जो कि मतलब बुरा हुआ तो बोले एकनाथ शिंदे का हुआ और अच्छा हुआ तो बीजेपी। विजय खेड़ा जी एक मिनट, हालिम जी क्या करेंगे आप? मान लीजिए 16 आपने आयोग घोषित कर दिया, वो कह रहे हैं उसके बाद भी बहुमत हमारे पास 148 है, उसके बाद आप कीजिए, तो उसके बाद देखिए आने वाले वक्त में नहीं क्या ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमा देंगे आप, ये बताइए ना। क्या कर देंगे पवार साहब? ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमा देंगे जिससे आपको बहुमत मिल जाएगा? नहीं, जादू की छड़ी ये घुमाए जिसमें आधे से ज्यादा 20 से 25 एमएलए जो मजबूरी में उस तरफ है, बुराई लेना नहीं चाह रहे, एक बार डिस्क्वालीफाई होने उसके बाद देखिए 25 एमएलए। अरे तो जो मजबूरी में उधर थे वो वोटिंग कर देते आपकी तरफ, बात खत्म हो जाती। कैसे करेंगे जब ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, हर चीज का तो ब्लैकमेल चालू है, तो आप भी जानते हैं।
अच्छा, ठीक तो है। जो अभी आपके साथ नहीं तो वो तो तब भी नहीं रहेंगे। क्या ईडी का डर तब खत्म हो जाएगा? बताइए, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक चीज बताइए, हाँ। सबसे पहले आपको 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। हाँ, 2 साल से स्पीकर के लिए हम गुहार लगा के नाना पटोले बिठाने रेडी नहीं थे, तो एक दिन के अंदर गवर्नर अप्रूवल दे देते स्पीकर के लिए, राहुल नार्वेकर के मतलब जो इलेक्शन के लिए। तो ये पूरा समीकरण इनका बिठाया हुआ है, ये मानते कि नहीं? क्योंकि इनको सत्ता नहीं मिल रही तो थी। समीकरण की 2.5 कोई साल काट बाद- थी? ये तो सियासत है। वो कह रहे हैं कि चलिए आप मान भी लेते हैं, कह रहे हैं, तो आपने क्या किया उसको? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है, सियासत की तरह कीजिए ना। ये तोड़ मरोड़ की राजनीति इनका काम नहीं है। ये मध्य प्रदेश में की है, कर्नाटका में की है, ये गोवा में की है, और महाराष्ट्र में भी करी थी आपने। तो ये हिंदुस्तान की जनता हाजी देख मुकेश रही है। कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना वो कह चाहता रहे हैं हूँ कि आप आज कितने भी कर लीजिए, अयोग्य हो भी जाए तब भी हमारे पास बहुमत है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, आप कीजिए क्योंकि वजूद का सवाल है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आदरणीय शिंदे साहब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने बहुत अच्छा हाउस में भाषण दिया। सारे अजीत पवार साहब का उनका बार बार सम्मान, और हमारे जयंत पाटिल साहब का सारे मतलब उनको बड़ा चढ़ा के उनको खुश किया। आके तो शिंदे साहब ने वैट को लेकर भी बात कह दी, पेट्रोल डीजल पर से वैट सर मैं बोल दूं कम किया जाए। एक मिनट कि हम आपके साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को लेके मैं चलने वाला हूँ और सभी को न्याय दूंगा। आज ये सब चीज शिंदे साहब के भाषण में शिंदे साहब ने कहा, बड़ी लोगों को अच्छा भी लगा। और एक चीज देखने को मिला है, शिंदे साहब का जो प्रवक्ता है, आज पहले हम उसके अंदर बैठ के सो रहे थे, आप वीडियो वायरल देख सकते हैं आप, और इसी तरह सोता हुआ सरकार चलाएगी। ये क्या हिसाब से चल रहे हैं बताइए? जिसको तजुर्बा नहीं है उनके हाथ में आईना दे दिया, तजुर्बा मर। अब आप करेंगे क्या? चलिए ये तो सरकार तो उनने बना ली, अब आप लोग क्या करेंगे? 6 महीने में सरकार गिरेगी, आप देख लेना। 6 महीने नहीं चला पाएंगे। हम अपने हिसाब से, हम आदरणीय शरद पवार साहब जो निर्णय और जो आदेश देंगे, जयंत साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष है, और सारे जनता जो है अजीत पवार साहब और सारे हमारे बीजेपी के जो विधायक है, वो उनको पब्लिक के बीच में जाने को कोई डर नहीं है। और ये पब्लिक के बीच में जाना इनको भारी पड़ेगा, जो भाग के इन्होंने अभी नकली एग्रीमेंट करके जिन्होंने अभी सरकार में बैठा है। डर इनको है, हमें कोई डर नहीं है। हम इनके विपक्ष में बैठ के जनता के हित के लिए हमेशा काम करेंगे, महाराष्ट्र के हित के लिए। चलिए यही कहना है ठीक है मेरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह के बातें कही जा रही हैं, 3 जगह पर पेंच फंसा है। जब वो तस्वीर साफ होगी उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आशंकित है कि ऐसा भी हो सकता है? लड़ाई अभी बाकी है। जिस तरह की कहा जा रहा था, पिछले बार भी जब बातचीत की गई तो कहा गया था कि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन सियासत की लड़ाई में बीजेपी ने साबित किया कि हम 2 कदम आपसे आगे हैं। क्या शिवसेना अपनी ज़मीन को बचा पाएगी? ज़मीन तो बात है, अब उसके वजूद पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि पार्टी किसकी है, शिंदे की या उद्धव की? तो इन सारी चीज़ों से क्या उबर पाएगी शिवसेना, और किस पर कौन दावा करेगा इस पार्टी पर, किसका दावा ज़्यादा मजबूत होगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल अभी तस्वीर साफ होना बाकी है, इस बात का इंतज़ार सभी को है, क्योंकि जैसे जैसे तारीख करीब आती जाएगी वैसे वैसे धड़कनें भी दोनों दलों की बढ़ती जाएगी कि आगे होगा क्या। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।